2023 में we were able to generate a return of 131% और 2024 में we were able to generate a return of 126% एक साल में। एक साल में। हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था जिसका नाम था यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप। वी बिकेम द यंगेस्ट एवर टू विन द कंपटीशन। आज के पॉडकास्ट में तन्मय खांडलवाल हैं, जो सिर्फ 26 साल की उम्र में 180 करोड़ से अधिक करोड़ रेज कर चुके हैं और उनका गोल है 1000 करोड़ फंड बिल्ड करना। इस एपिसोड में वो शेयर करेंगे अपना बेस्ट फ्रेमवर्क, रियल स्टॉक केस स्टडीज और इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स से मिलने वाले हार्ड लेसन्स। 131% जो रिटर्न आया, तो कौन से स्टॉक्स लिए थे, कैसे ट्रेड किया था? The biggest winner that came out to us that year was Zomato. The second largest that came out by value for us was RateGain. We majorly traded stocks that were above 2000 crores. Number 2 had decent enough liquidity for us to come in and out. Number 3, we try to keep the maximum allocation to a single stock to about 7 to 8% and a single sector to about 30%. आपका बेस्ट फ्रेमवर्क जो है, बिग पोटेंशियल, अर्निंग स्ट्रेंथ एंड ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट। व्हेन यू इवैल्यूएट अ स्टॉक, यू यूज दिस बेस्ट फ्रेमवर्क। एक कंपनी का एग्जांपल देके बताओ कि व्हाई डू यू थिंक दिस कंपनी फिट्स इन दैट। मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा अर्निंग्स का। इफ यू सी अ कंपनी लाइक नाइका टुडे, अब नाइका ने अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर, तो व्हाट हैपेंस इज दैट 20% ऑफ पर्सनल केयर एंड ब्यूटी रेवेन्यू इन नाइका टुडे इज फ्रॉम देयर ओन ब्रांड्स, 10% ऑफ रेवेन्यू इन फैशन इज फ्रॉम नाइका ब्रांड्स। नाउ What is the single biggest day gain or loss you've had and how did you deal with it? I think it's been about वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो आप 26 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने बताया आपका भाई इसमें को फाउंडर है जो 22 ईयर्स ओल्ड है जी। तो कैसे इतने लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड व्हेन यू लाइक लेट्स से रीच आउट टू इन्वेस्टर्स, तो व्हाट्स योर पिच टू देम कि कैसे ओके 10 करोड़ 20 करोड़ पुट इन करना है, तो कैसे आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं? तो क्वेश्चन मेरे और मेरे भाई के लेवल पे हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था जिसका नाम था यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप। तो हमने 2023 में इसमें पार्टिसिपेट करा था। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकग्नाइज्ड स्टॉक इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिशन्स। इसकी 50 ईयर प्लस की हिस्ट्री है। एक बहुत जाने-माने फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ज़ादे। वो ये वो ये कॉम्पिटिशन होस्ट करते हैं। इसके पास्ट विनर्स इंक्लूड पॉल ट्यूडर जोन्स, मार्क मिनर्विनी, एड थॉर, लुई बेकन और बहुत सारे और वॉल स्ट्रीट पे जाने-माने फंड मैनेजर। ये सारे लोग लाइक दे आर वर्ल्ड रिनाउंड फंड मैनेजर्स। हाँ। तो काफ़ी ने जब अपना एक्चुअली करियर चालू करा था, ये अपने करियर के इनिशियल ईयर्स पे थे, तब उन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा। चूँकि मेरे भाई ने मार्क मिनर्विनी, विलियम ओ'नील और पॉल ट्यूडर जोन्स की लिखी हुई काफ़ी बुक्स हमने पढ़ी, तो वो बुक्स में ये कॉम्पिटिशन के बारे में लिखा था। और जब हमने कॉम्पिटिशन के बारे में सर्च करा, हमने रियलाइज़ करा कि दिस इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल प्लेसेस फॉर एन इमर्जिंग फंड मैनेजर टू पार्टिसिपेट। सो आफ्टर मेरा कॉलेज 2022 में ख़त्म हुआ, 2023 में मैं और मेरे भाई ने इसमें पार्टिसिपेट करा। 2023 में वी वर एबल टू जनरेट अ रिटर्न ऑफ 131% इन आईएनआर टर्म्स, जो यूएस डॉलर टर्म्स में 129% हुआ था। ओह वाओ! 2024 में हमने वापस इसमें पार्टिसिपेट करा और 2024 में वी वर एबल टू जनरेट अ रिटर्न ऑफ 126% इन आईएनआर टर्म्स, जो अगेन यूएस डॉलर में 124.56 कुछ इसे परसेंटेज पे आया था एक साल में। एक साल में। ओके। सो 2023 में वी बिकेम द यंगेस्ट एवर एंड द फर्स्ट इंडियन टू विन द कॉम्पिटिशन। हमने इसमें वेरीफाइड प्रोफेशनल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करा था, जिसमें एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। कितना होता है मिनिमम कैपिटल? मिनिमम इज़ $1 मिलियन। ओके। बट ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे कहीं बड़े अमाउंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वाओ! सो यू नीड $1 मिलियन टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन एंड देन वो $1 मिलियन को आप एक साल में कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो? सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू विन द कॉम्पिटिशन, राइट? यस कुशल। ओके। सो $1 मिलियन आपने डाला, कितना हो गया वो एक साल के बाद? सो कुशल, अगर मैं नंबर्स से जाऊँ, सो एज़ यू कैन इमेजिन 131% रिटर्न के बाद आई थिंक नंबर्स आर वेरी क्लियर टू यू। $2.3 मिलियन, राइट? हाँ। वाओ! But initially, the money we put in the competition was slightly larger than that. Okay. And it compounded accordingly.
वाओ! दैट्स अमेजिंग। सो कैन यू एक्सप्लेन एंड कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आपने वो 1 साल में कैसे 129% रिटर्न किया, 126% रिटर्न किया अगले साल में? एंड क्या आपके लाइक मतलब कैसे होता है? पहली बात तो लाइक कॉम्पिटिशन कैसे होता है? और वो लोग वेरीफाई कैसे करते हैं कि ओके 1 ईयर में आपने ये सब किया है एंड कैसे लाइक व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड देन वी विल डीप डाइव इंटू कि आपने कैसे 129% कमाया? ठीक है। जस्ट टू टेल एवरीवन वेरी क्लियरली, इट्स अ रियल वर्ल्ड मनी कॉम्पिटिशन। इसमें कोई डमी, कोई फेक पोर्टफोलियो नहीं होता। आपका रियल पैसा होता है। अ, तो वो साल के ये 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का कॉम्पिटिशन होता है। अब इस कॉम्पिटिशन में अ, व्हाट दे बेसिकली डू इज़ कि हर महीने वो आपसे एक सर्टेन रिपोर्टिंग चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या होल्ड करते हो, कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकाला। वो आपके ब्रोकरेज स्टेटमेंट में लॉगिन करना चाहते हैं, लॉगिन करके ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया। आपके ब्रोकर से वो स्टेटमेंट्स माँगते हैं, तो इट इज़ फुली ऑडिटेड एंड स्पेशली जब आप टॉप रैंकिंग्स में आने लग जाते हो, तो वो और स्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। In 2023, uh, like I said, we did this through the year, ended up with a return of 131%. Did the same thing again in 24 to showcase that 1 year of consistency is not enough. So, got the return of 126%, like I said. अब टू बी ऑनेस्ट, हमने वाइल इसको करने के पहले हमने अपने 2 साल जब हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीख रहे थे और लास्ट लास्ट ईयर जब मैं कॉलेज में भी था तब भी कर रहा था। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई लर्न्ड, ओके? अ, बिकॉज़ आई थिंक इन्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक प्लेसेस जहाँ पे जो इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं वो आपको सिखाते हैं। तो बाकी बिज़नेसेस में अगर कोई आज लक्ष्मी मित्तल आके मेरे को ये नहीं बताएगा कि भई आप स्टील कंपनी कैसे चलाओ, और फॉर दैट मैटर मे बी कोई ऑटो कंपनी का ओनर आके मेरे को ये नहीं बताएगा कि आप ऑटो कंपनी कैसे चलाओ। बट आज की डेट में इन्वेस्टिंग के जो भी ग्रेट लोग हैं, वेदर वो वॉरेन बफेट हैं या फिर मार्क बेनरविनी हैं या फिर विलियम ओनील हैं या फिर पीटर लिंच हैं, उन सब ने उनने जो भी सोचा अपनी ज़िंदगी में, उनने अपने बुक्स में लिख रखा है। सो आई थिंक इन्वेस्टिंग वो एक यूनिक जगह होती है, जहाँ पे आप इस फील्ड के टॉप लोगों के थॉट्स एंड आइडियाज़ को समझ सकते हैं और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन, एवरीबॉडीज़ थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस आर यूनिक टू देयर ओन. It is unique to the time that they are in the industry, where they are placed and how they are placed. तो हर आदमी की सोच अलग होती है। सो हमने अलग-अलग फिलॉसफीज़ को एक साथ मैच करके हमने अपनी फिलॉसफी बेस्ट बनाई। तो इसमें थोड़ा डीप डाइव कर सकते हो 131% जो रिटर्न आया, तो कौन से स्टॉक्स लिए थे? कैसे ट्रेड किया था? कौन से स्टॉक में लॉस हुआ था? कौन से मंथ में सारे गेन्स थे? थोड़ा बताओगे कैसे 131% आया? हाँ जी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द वन्स इन दैट ईयर वर विनिंग फॉर अस। आई थिंक October was probably the only month when that was losing month for us in 2023. I think by value, the biggest winner that came out to us that year was Zomato. I think the second largest that came out by value for us was RateGain. Uh, and I think among the biggest losers, I think GMM Pfaudler was probably the largest loser for us during that year. Now, uh, we majorly traded stocks that were above 2,000 crores to 2,500 crores. Matlab, no micro caps in market cap. Number one. Number two, had decent enough liquidity for us to come in and out. Number three, we tried to keep the maximum allocation to a single stock to about 7 to 8% and a single sector to about 30%. ताकि ऐसा नहीं हो कि भई इनने सब सोलार स्टॉक्स खरीद लिए और सोलार स्टॉक्स 10 गुना हो गए और ये उसके साथ 10 गुना हो गए। एंड ऑफ कोर्स हमने इंटरनली थोड़े टूल्स बनाए थे, जिसके थ्रू मार्केट कैप के बेसिस पे हम एलोकेशन करते हैं। तो अगर किसी स्टॉक में सर्टेन लिक्विडिटी और मार्केट कैप क्राइटेरिया होगा तो उसमें एलोकेशन थोड़ा-सा स्क्यूड होता है टुवर्ड्स द हायर साइड, किसी में कम होता है, थोड़ा-सा कम होता है। ओवरऑल आई थिंक पोर्टफोलियो वाज़ डिसेंटली डाइवर्सिफाइड uh, across I think 2022 names at all points of time. तो इसमें अभी ज़ोमैटो में आपने कितना परसेंटेज गेन किया था? आपने लाइक कितने टाइम फ्रेम में किया था? 2023 में ज़ोमैटो का कहीं 42-43 रुपीज़ के आसपास बॉटम बना था। हमने करीब 52-53 रुपीज़ के आसपास उसको लिया था। उसके बाद आई थिंक 1 साल में ये करीब 300% प्लस 270-280 कुछ ऐसे परसेंट ये गया था।
दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर। गॉट इट। सो ज़ोमैटो वाज़ वन ऑफ द फ्यू यूनिक पोज़ीशंस जो हमने पूरे साल तक ऑलमोस्ट होल्ड की थी। गॉट इट। एंड इसमें आपने कितना पैसा डाला था? इन द सेंस कितना स्टॉक एलोकेशन कैसे किया था आपने? 7, 8, 9% वाज़ द मैक्स एलोकेशन, तो मैक्सिमम हमने उसी में एलोकेट गॉट किया। इट। तो ज़ोमैटो एंड आपने एक और कंपनी का नाम लिया, कौन सा? ट्रेडगेन। तो ट्रेडगेन। सो इसमें आप दोनों पे थोड़ा डीप डाइव करके बता सकते हो कि ये दोनों कंपनीज़ आपने क्यों सिलेक्ट की एंड क्या दिखा आपको ये दोनों कंपनीज़ में? एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द लूज़र्स वेयर यू डिड नॉट लाइक यू डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका थीसिस बता सकते हो? राइट। सो आई विल बेसिकली से वेरी सिंपल थिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट इज़ इट दैट वी आर लुकिंग फॉर इज़ रेवेन्यू एंड अर्निंग मोमेंटम। ओके, अब लेट्स ब्रेक इट डाउन। रेवेन्यू मोमेंटम और अर्निंग मोमेंटम का क्या मतलब होता है? ठीक है, रेवेन्यू मोमेंटम का मतलब ये होता है कि आज जो कंपनी 10% से अपनी ग्रोथ कर रही हो, उसमें कुछ कैटलिस्ट आ जाए कि वो कंपनी 20% से ग्रोथ करना चालू करेगी। ठीक है, अर्निंग मोमेंटम का क्या मतलब होता है? जब रेवेन्यू में मोमेंटम हो रहा है, उसके साथ ही साथ कंपनी के मार्जिन्स एकदम से एक्सपैंड होना चालू हो जाए। इट्स वेरी सिंपल, कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी के मार्जिन्स क्रिएट द बॉटम लाइन। तो पैट में मोमेंटम तब आएगा जब आपका रेवेन्यू ग्रो हो और मार्जिन एक्सपैंड हो। ठीक है, अब अगर मैं स्पेसिफिकली ज़ोमैटो की बात करूँ, तो आई थिंक एवरीवन इज़ अवेयर कि ज़ोमैटो का आईपीओ हुआ था। आईपीओ के बाद मेजरली ऑफर फॉर सेल आईपीओ था, बट देयर वाज़ सम मनी अ, दैट वाज़ रेज़्ड ड्यूरिंग द आईपीओ एज़ वेल। ओके, ज़ोमैटो ने उसके जस्ट बाद ब्लिंकिट का एक्विजिशन करा था, व्हिच इज़ नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्विजिशंस एवर इन इंडियन टेक हिस्ट्री। जब ब्लिंकिट ने एक्विजिशन करा का हुआ, तो एकदम से लॉसेस इंक्रीज़ बिकॉज़ डायरेक्टली एबिटा पे इट वाज़ ऑन अ डीपली नेगेटिव लेवल। एंड यू नो, टू द फैक्ट दैट एबिटा लॉसेस वर मच हायर देन द रेवेन्यू फॉर ब्लिंकिट। ओके, अगर आप उस टाइम में वापस जाएँगे और कभी आप उस साल में जो वो क्वार्टर्स थे स्पेसिफिक, उसमें ज़ोमैटो की गाइडेंस देखेंगे, तो ज़ोमैटो ने ये बताया था कि किस तरीके से ब्लिंकिट के मॉडल को लेके आज जो ओनली सर्टेन एरियाज़ में प्रेज़ेंट था, नंबर 1 उसको वो ज़ोमैटो के नेटवर्क के साथ मर्ज करके दे वुड ब्रिंग इट टू डिफरेंट एरियाज़, नंबर 1। नंबर 2, ज़ोमैटो ने तब डिलीवरी फ़ीस का कांसेप्ट एज़ सच चालू हुआ था, एंड यू नो चार्जिंग कस्टमर्स इन रेस्टोरेंट्स फॉर समथिंग दैट वाज़ फार बियॉन्ड द फूड वाज़ actually started. Now, third thing what happened was that Zomato had done a lot of other steps for cost rationalization. Okay, so of course, if the number of dark stores for something like Blinkit were increasing, penetration of food delivery was increasing, and a lot of levers were being taken by management for improving the margins, there was no way that the stock could potentially not perform. I would sincerely suggest this to readers. मैं अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता बिकॉज़ वो मेरे लिए थोड़ी पास्ट की बात हो गई है। तो गोइंग इनटू नंबर्स इज़ नॉट रियली पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि ज़ोमैटो में अच्छी चीज़ ये थी कि हर क्वार्टर के बाद वो एक 30 पेज की रिपोर्ट देते हैं, जिसमें दीपेंद्र गोयल जी भी अपना पूरा स्टेटमेंट्स देते थे कि व्हाट ही थिंक्स द बिज़नेस इज़ डूइंग, बिज़नेस के वेरियस मेट्रिक्स। एंड देयर वाज़ अ बिग चेंज दैट वी सॉ इन द मेट्रिक्स ऑफ द बिज़नेस एंड इन द कॉन्कॉल दैट वाज़ गिवन बाय द मैनेजमेंट। एंड दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉक। Uh, and of course, after that, I think rest is history. RateGain के basis में I'll just say कि RateGain is a service company. RateGain basically focuses कि आपकी जो होटल होती है, आपकी जो फ्लाइट होती है, आप कभी गुस्सा हो जाते होंगे कि आपने 5 बार फ्लाइट देखी और उसका भाव एकदम से बढ़ गया। दैट इज़ बिकॉज़ RateGain के एल्गोरिथम्स आपको ट्रैक कर रहे हैं। RateGain is a one of a kind monopoly business in India. It is servicing customers not only in India but across the globe on the asset pricing that they have. Okay. Now, RateGain, being a software business similar to Zomato, has a lot of operating leverage. ये सब बिजनेसेस में क्या होता है कि आपका रेवेन्यू एक लेवल के बाद जब बढ़ना चालू होता है, तो वो डायरेक्टली एबिटा और बॉटम लाइन पे ऐड हो जाता है। ओके, नाउ तब अगेन RateGain का आईपीओ हुआ था, एंड आईपीओ के बाद RateGain जो एक सर्विस कंपनी की तरह काम करता था, ने अपने आप को एक प्रोडक्ट कंपनी में चेंज करा। और जब उसने अपने आप को प्रोडक्ट कंपनी में चेंज करा, तो मीन्स हर कस्टमर से जो रेवेन्यू आ रहा था, that substantially was going to increase. Now, whenever a customer contract would come up for renewal on a yearly basis, it would be renewed at the new price. तो the major catalyst that took place was कि जो कस्टमर से आज वो ₹20 कमा रहे थे सर्विस देके, by making their service into a product,
they were able to increase at 20 rupees ARPU to maybe 30 or a 35 or 40 rupee ARPU. कैसे किया सर्विस टू प्रोडक्ट? So again, this is something that I would have to go back. But what I remember is that what they started doing is giving like software as a product, and first they used to charge the customers based on like certain revenue share, based on certain fees as their consulting fees. But then on, they started charging customers based on the transactions that were taken place through their platforms. So one is कि मैं कुशल, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मेरे को X रुपए दे दो। सेकंड इज़ कि कुशल, आप मेरे को हर पॉडकास्ट के रेवेन्यू का एक पार्ट दे दो। तो ऑफ कोर्स सेकंड केस में माय ARPU वुड इंक्रीज, ठीक है? एंड दैट इज़ द मेजर चेंज आई थिंक दैट टुक प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? नाउ बिकॉज़ दैट हैपेंड एंड हर क्वार्टर नए-नए कॉन्ट्रैक्ट्स कम अप फॉर रिन्यूअल ऑन अ ईयरली बेसिस। तो मे बी फर्स्ट क्वार्टर में 15-20% पीपल चेंज टू अ न्यू मॉडल। Then more people change to a new model. Then more number of people change to a new model. So if you go back in time and we see the numbers of RateGain in 2023, what you will see is that there was super amount of revenue acceleration that took place on not only a year-on-year basis compared to every quarter of a previous year, but also on a quarter-to-quarter basis. And I think this is what something which characterizes a great stock. Okay. Now, coming to the second point, whenever you look at a business like Zomato or you look at a business like RateGain, they are businesses in which, like I told, the fixed cost is fixed. तो एक लेवल के बाद once their cost is met, they become EBITDA positive. After becoming EBITDA positive, after a while they become PAT positive, and then whatever incremental revenue comes in directly adds on to the bottom line. And I think this is something that I think we were able to understand, and we were able to capitalize on these couple of stocks at that point of time. और आपको क्या लगता है कि जीएमएम फॉडलर में क्या मिस्टेक हुई है, तो वो स्टॉक्स में क्यों पैसा नहीं बना आपका? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँगा तो आई थिंक एक मिस्टेक मेरे से बहुत बड़ी ये हुई थी कि थोड़ी इमेच्योरिटी कई बार होती है। सो स्टॉक्स जो 100% आपके क्राइटेरिया थॉट प्रोसेस के अंदर नहीं बैठते, आप उनको भी एंटर कर लेते हो। जेएमएम फॉडलर आफ्टर कोविड आई थिंक 2021 में परफॉर्म करा था। उसके बाद इट हैड अ रफ फेज एंड देयर वाज अ स्मॉल कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट कि वी आर taking acquisition of Pfaudler in Europe, and there will be certain cost synergies, etc. So, there would be a good amount of revenue and profit growth that would come. But I think those things were not as concrete either in the commentary or in the numbers that came out. So then on, we generally have a stop loss of 8 to 10% on a stock. I think we read the stop loss and we were out of it. तो आपने 2024 में वापस ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो 2024 में आपके कौन से बिगेस्ट विनर्स और लूजर्स थे? So 2024 में हमारा सबसे बड़ा विनर was Nuvama. And क्यों Nuvama? Because तब एक स्पेशल सिचुएशन हुई थी Nuvama में कि Nuvama जो एडलवीज का पार्ट था, उसको PAG पार्टनर्स, एक हांगकांग बेस्ड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में है, उसने खरीद लिया। उसने खरीद के Nuvama के हर इंडिविजुअल बिजनेस को इम्प्रूव करा, Nuvama के नेटवर्क का इस्तेमाल किया और वो बिजनेस को रीलिस्ट करा। उस समय देयर वाज़ बहुत सारा ट्रैक्शन कैपिटल मार्केट्स में चल रहा था, बहुत सारा ट्रैक्शन ब्रोकिंग में चल रहा था, बहुत सारा ट्रैक्शन डील मेकिंग में चल रहा था। एंड आई थिंक Nuvama ये तीनों बिजनेसेस में अपने आप को, अपने नेटवर्क को विद द राइट गाइडेंस यूज़ करके ग्रो कर पाए। तो अगर आप Nuvama का देखेंगे तो आईपीओ करीब 2300-2400 रुपए के आसपास हुआ था और उस समय हार्डली 10 से 11 के पीई पे हुआ था। जो इस तरीके की कंपनी जिसका इस तरीके का मैनेजमेंट या बैकिंग के लिए बहुत रीज़नेबल था। जब Nuvama का आईपीओ हुआ तो हमने उसकी एनुअल तो उसका डीएचआर भी देखा। उसके साथ ही साथ हमने उसकी फर्स्ट क्वार्टर की रिज़ल्ट देखी और फर्स्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने काफ़ी ऐसे ट्रिगर्स बताए जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि हर क्वार्टर फ्रॉम नाउ रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। इवन इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि काफ़ी Nuvama के एम्प्लॉइज़ जो काफ़ी साल से Nuvama में थे, फ्रीली बिज़नेस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ not clear structure organization being there. And with that coming in, and I think every business of Nuvama having tailwinds, they were able to grow. तो आप देखें तो Nuvama वेल्थ मैनेजमेंट में इज नाउ नंबर 1 कंपनी इन इंडिया by AUM.
by number of touch points to HNI clients. Number 2, maybe broking में for foreign clients, Nuvama is one of the best ones. Jane Street ने भी इनके थ्रू ब्रोकिंग करी थी एंड जेन स्ट्रीट के वॉल्यूम्स भी एवरीवन इज अवेयर 2024 में किस तरीके के थे. इसमें आई थिंक दिस वाज द मेजर स्टोरी. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पॉइंट्स एंड मेरे को वापस जाके देखना पड़ेगा, बट अगेन मेन पॉइंट ये था कि ये कंपनी का आईपीओ हुआ है, इसमें नया तरीका कैपिटल रेज हुआ है एंड what are the things that the company is now doing to increase or accelerate its revenue, and with those things in place we decided to go ahead. कितना परसेंट रिटर्न था इसमें, क्या टाइम फ्रेम में? So I think Novama करीब हमें 160-170% के आसपास रिटर्न दिया था. ओके, इन अ स्पैन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? आई थिंक 9-1 महीने की बात थी. आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या था स्टॉक का ये दोनों कॉम्पिटिशन्स के थ्रू? सो एवरेज होल्डिंग पीरियड 5 से 6 महीने के बीच में. ओके. हाँ. आपका एक और रूल है ना, दैट यू अवॉइड अग्रेसिव बाइंग इफ द मार्केट इज बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज. Yes. एंड ये क्यों है? बिकॉज ये सिग्नल आपको बेरिश एनवायरनमेंट इंडिकेट करता है, सो दैट्स व्हाई यू विल अवॉइड स्टॉक्स इन दिस, राइट? सो एक्चुअली पॉल टूडर जोन्स जिनको हम काफ़ी फॉलो करते हैं, उनने एक कोट बोला था, ओनली फूल्स ट्रेड बिलो 200. तो पहले तो मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखी. ओके. बट फिर दूसरी चीज़ एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी चीज़ का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का टाइम पीरियड आप या मैं डिसाइड नहीं कर सकते. कई बार जब कोई इंडस्ट्री नेगेटिव ट्रेंड में जाती है तो वो सालों साल नेगेटिव ट्रेंड में जाती रहती है. तो फॉर एग्जांपल आप केमिकल को देखिए, तो 2020-21 में केमिकल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा करा. बट अगर आप देखेंगे 21 से आज तक, पहले तो काफ़ी केमिकल स्टॉक्स आधे या उससे कम भी हो गए हैं, और अगर आधे या उससे कम नहीं हुए हैं तो दे हैव बीन इन अ डाउन ट्रेंड ट्रेंडिंग बिलो 200 डीएमए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जनरली पैसा तब बनता है जब आप वो सेक्टर में हैं जो ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं. जो सेक्टर नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, उसमें जनरली पैसा खोने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं. बिकॉज़ ये प्रेडिक्ट करना कि ये क्वार्टर में इसका बुरा समय खत्म होके नया अच्छा समय चालू हो जाएगा, इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया. बट जब कंपनी 1, 2, 3 क्वार्टर कुछ चेंज इन परफॉर्मेंस देती है या फिर ऐसी कमेंट्री या गाइडेंस देती है जिससे यू कैन अंडरस्टैंड कि अब चेंज इन परफॉर्मेंस आएगी, तो देन दैट इज़ द राइट टाइम टू एंटर अ स्टॉक. आपका बेस्ट फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में बताओगे, विच इज बिग पोटेंशियल, अर्निंग्स, स्ट्रेंथ एंड ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट. तो थोड़ा इसको डिटेल में बताओ कि व्हेन यू इवैल्यूएट अ स्टॉक यू यूज दिस बेस्ट फ्रेमवर्क Right. एंड एग्जांपल्स. हर एक जो भी BEST, हर एक जो फैक्टर है उसमें एक कंपनी का एग्जांपल देके बताओ कि व्हाई डू यू थिंक दिस कंपनी फिट्स इन दैट. तो देखिए, पहले हम बेस्ट में सबका 1 बाय 1 मीनिंग से चलते हैं. तो बी का मतलब क्या है? बी इज़ कंपनी ऑपरेटिंग इन अ बिग सेगमेंट, नंबर 1. नंबर 2, फॉर हैविंग बिग मार्केट पोटेंशियल. नंबर 2, अ बिग कंपनी इन अ नीश सेगमेंट. ठीक है? वेयर इट इज़ कैप्चरिंग मोस्ट ऑफ द एडिशनल मार्केट. इसका मतलब क्या होता है? अगर कंपनी के रेवेन्यू को ग्रो होना है, तो पहले तो मार्केट में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो पाए. ठीक है? तो अगर समझिए आज कोई छोटा-सा बैंक हो और वो बैंकिंग के सेक्टर में है, तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो इट्स रेवेन्यू. तो अगर वो बैंक मेरे को बोले कि आई कैन इंक्रीज़ माय 40% से मैं अपनी लोन बुक का एडवांसेस ग्रो कर सकता हूँ और 40% से अपने डिपॉज़िट्स ग्रो कर सकता हूँ, व्हिच वुड लीड टू अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अबाउट 45-50%. तो मैं वो बैंक को शायद मान लूँ. व्हाई? बिकॉज़ मेरे को पता है कि बैंकिंग एज़ अ सेक्टर में दैट बैंक इज़ नॉट इवन 0.001% ऑफ द मार्केट टुडे. एंड अगर वो 0.002 भी बन जाए, देन आल्सो इट हैज़ सच अ बिग रूम टू ग्रो. ओके? So that is a small company in a big sector. So an example of this would be something like, Suryodaya Small Finance Bank, or something like AU Small Finance Bank, which are good, decent size companies, but still very small in the terms of a large segment today. Now, what is a big company in a niche sector? तो आप काफ़ी कंपनीज का अगर एग्जांपल्स देखेंगे, पर्टिकुलरली ना कंपनी लाइक HBL इंजीनियरिंग. तो HBL इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन बैटरी टेक्नोलॉजी. इंडिया में सर्टेन बैटरीज में इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर व्हिच आर यूज्ड इन रेलवेज, व्हिच आर यूज्ड इन डिफेंस, व्हिच आर यूज्ड इन टेलीकॉम टावर्स. अब अगर टेलीकॉम टावर्स, डिफेंस या रेलवेज का बिजनेस बढ़ेगा, तो इट इज़ प्रिटी क्लियर दैट द बिजनेस विल ओनली कम टू HBL इंजीनियरिंग. तो इट इज़ अ नीश प्लेयर, it is a big player in a niche industry. Now, because it has such a dominating position,
तो कोई और कंपनी आके वो सेक्टर में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ करोड्स रिक्वायर्ड टू बी डन इन R&D, यू नीड दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप। बिकॉज़ अब इसने ऑलरेडी मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, फॉर अ न्यू कंपनी टू फर्स्ट पुट सो मच ऑफ कैपेक्स and then go and like take that market share is impossible. So coming back, B means small company operating in a big segment or big company operating in a small niche segment. Okay, first. Second is E, and for us E is the single most important thing, because like the thing that I keep talking about is earnings, 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 earnings. Okay, it's a very simple thing. Revenue growth and expansion in margin is what drives the stock price. Okay, now I would like to make a few points कि what are some ways in which viewers can figure out earnings growth. कंपनी का रेवेन्यू कब ग्रोथ हो, ठीक है? कंपनी का रेवेन्यू तब ग्रोथ होगा जब लेट्स से कंपनी की नई फैक्ट्री ओपन हो, कंपनी की नई फैक्ट्री में प्रोडक्शन आए और कंपनी के वो नए फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए डिमांड हो, ठीक है? या फिर कंपनी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे, तो लेट्स से आज एक कंपनी 5 प्रोडक्ट्स बेच रही है, 10 बेचने लग जाए, तो एकदम से uh, the revenue share it could have would increase because बाकी नए 5 प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। ओके, नंबर 3, जब कंपनी जाके नए मार्केट्स में बेचने लग जाए, एक कंपनी आज जो सिर्फ इंडिया में बेच रही है, अगर वो फॉरेन में जाके एक्सपोर्ट करने लग जाए, तो एकदम से द अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट इट कैन गेट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, कोई कंपनी की मैक इंडस्ट्री में मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हो, जैसे आज आप मेटल स्टॉक्स देखें, सो मेटल स्टॉक्स हैव बीन डूइंग वेल फॉर द लास्ट 6 मंथ्स एंड मेटल स्टॉक्स आर प्योरली बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम की प्राइस इज गोइंग अप, कॉपर की प्राइस इज गोइंग अप, coal की price which is a key raw material has been going down. So it is but obvious that metal stocks would have greater revenue because revenue is equal to price of what is sold into the volume. Even if volume stays the same, price is increasing, so revenue adds on, and the price of input is decreasing, so margins are expanding. So certain macroeconomic conditions are changing in industry which could cause the revenues or the margins to expand. Okay, another reason could be certain change in government policy. तो अगर आप देखेंगे मेक इन इंडिया के कारण मैनी इंजीनियरिंग कंपनीज हैव एंडेड अप डूइंग वेरी वेल बिकॉज गवर्नमेंट ने ये मैंडेट करा कि कोई भी प्रोडक्ट का 25, 50 या 75% हैज टू बी मेड बाय पार्ट्स इन इंडिया। नाउ कंपनीज दैट वर नॉट competitive to foreign companies such as in industries like precision manufacturing, but because government said कि they had to buy parts from India, suddenly their business has gone up significantly. Okay, so I think these are like maybe just 5 to 6 factors. And whenever you look within a company, you will find that it is only these factors which are directly related to the growth of the company's, uh, revenue or margins. Okay. So now if I will again reiterate it, number 1 is the company is new capacity being added, which is demand for it. Number 2, uh, is there new products or services that are being introduced. Number 3, uh, is there new market opportunities or new geographical markets what the company is looking at. Number 4, is there any change in macroeconomic trends of either the segment or the industry. Number 5, is there any change in government policy towards that particular company. So another reason, if you see last 3 to 4 years में why steel stocks have done pretty well is because iron ore के काफ़ी auctions हुए थे in 2020-21. After getting the linkage of iron ores, a lot of metal companies were able to get iron ore at significantly cheaper prices. And by having in-house capabilities, they were able to improve the efficiency of their production. By improving the efficiency of their production, they were able to, get better margins and of course also be able to sell at a lower price, which would cause their sales to increase. So every company you look at, I think these are 5 things that we always look at and see ki what is the management guiding or information that is being given towards this. Okay. Now before going to S, I would like to talk on T. Now I think one concern in India is always trustworthiness of management, because I think many times जो मैनेजमेंट होता है उनकी और इन्वेस्टर्स की सोच अलाइन नहीं होती है। मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ और इन्वेस्टर की प्रायोरिटीज़ इंडिया में अलग हो सकती है।
एंड हमेशा वो प्रायोरिटीज़ ये नहीं हो सकती कि इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल्स को वो मैक्सिमाइज़ करें। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट करें, जो आप ट्रूली बिलीव करते हैं अ, कि believes in growing their company and are not there to, you know, run the company as a private operations. एंड सेकंड थिंग ये है कि देखिए मैं कोई इनसाइडर कर नहीं रहा, मैं कोई कंपनी के मैनेजमेंट को जानता नहीं हूँ। तो अगर मेरे को कंपनी के बारे में इनफ इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या आज कोई भी और इन्वेस्टर हो उनको इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो देयर इज़ नो वे दैट दे कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी, ठीक है? तो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी भी हो, जो मे बी 1.5-2 हज़ार करोड़ की हो, बट अगर आज वो प्रेज़ेंटेशन दे रही है, आज वो कॉन कॉल दे रही है, उसके मैनेजमेंट आज न्यूज़ पे इंटरव्यू दे रहा है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे आर गिविंग आउट अबाउट द कंपनी। दे आर टेलिंग कि उनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, उनको चैलेंजेस क्या हैं, यू नो being on the con call, I could also get a chance to ask any questions if I have any questions. So I think this is something that is very important. Personally, even in some large companies that are MNCs, हम कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं बिकॉज ना कि वो मैनेजमेंट कोई प्रेजेंटेशन देता है ना कोई कॉन कॉल देता है ऑल दे गिव इज अ सेट ऑफ नंबर्स एंड अ बैलेंस शीट एंड देर इज ओनली अ लिमिट टू विच आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स ओके इट इज अ it is numbers which show the past but there is no talk about the future and it is the future which will drive the stock prices. So I think third thing is to see for the transparency of the management. Now S stands for strength. Okay, ये चीज़ थोड़ी-सी टेक्निकल है, व्हाइल अदर आर फंडामेंटल, ओके? मेरे खरीदने से या कोई भी रिटेलर के खरीदने से शेयर प्राइस नहीं बढ़ती। शेयर प्राइस तब बढ़ती है जब आइदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं। आज के मार्केट में वो ही ऑपरेटर हैं, ओके? तो आपको एस के अंदर स्ट्रेंथ देखना ज़रूरी है, आपको कंपनी के टू सम डिग्री आपको उसके चार्ट पैटर्न्स देखना ज़रूरी है, आपको उसका प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखना ज़रूरी है। कि क्या इस कंपनी के अंदर एक्यूमुलेशन इज टेकिंग प्लेस ओके इंटरनली हमने करीब 25 टू 30 डिफरेंट पैरामीटर्स को कंबाइन करा था विच हेल्प अस लुकिंग एट एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टॉक एंड उसको एक साथ कंबाइन करके हमने खुद का एक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर बनाया था तो वाइल अ कंपनी माइट बी माइट क्वालिफाई फॉर बी माइट क्वालिफाई फॉर ई माइट क्वालिफाई फॉर टी वी विल ओनली एंड ओनली बाय इट एंड इट क्वालिफाइज फॉर एस अगर कोई आप पूछ कोई व्यूअर्स पूछना चाहते हैं कि वो इसको किस तरीके से देखें, तो मैं उनको एक सिंपल मेट्रिक देखूँगा कि आप ये देखो कि कंपनी का लास्ट 4 क्वार्टर में किस तरीके से एफआईआई या डीआई होल्डिंग में ग्रोथ हुआ है और किस तरीके से इन्वेस्टर्स अंडर 2 लैक्स में रिडक्शन हुआ है। अगर ग्रोथ और रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस मीन्स दैट कंपनी इज बीइंग एक्यूमुलेटेड बाय स्ट्रॉन्गर हैंड्स। सेकंड, you can see if despite giving good results or good performances or giving extraordinary commentary, if that stock is within a particular range, that means that there is good amount of accumulation that has taken place within that price range because many people who are informed and understood that the company is doing well have taken entry. Many people who just got frustrated because the price was not moving decided to get out. So maybe that is a right time for you to enter a stock. ओके, नाउ ऑल आई कैन से इज़ कि हर आदमी के पास पैसा लिमिटेड होता है। व्हाइल एक कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी हो सकती है, उसमें सब पैरामीटर्स मैच हो सकते हैं, बट जब तक वो एक प्राइस मोमेंटम नहीं दे या टेक्निकली सही तरफ नहीं चले, इट इज़ नॉट द राइट अ, टाइम टू एंटर द कंपनी। सो आई पर्सनली बिलीव दैट इफ यू आर ट्राइंग टू maximize your return on capital, it is important to enter in companies that have earning momentum at the time that they have price movement. इसमें चारों केस में एग्जांपल्स दे सकते हो कंपनीज के? आपने बी में बताया कि ओके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर एग्जांपल दैट इज वन कंपनी। उसके अलावा और क्या हो गया? एंड ईएसटी में क्या एग्जांपल्स हो गए? So आई थिंक अगर मैं ई में आपको कोई एग्जांपल दूंगा अर्निंग्स का, सो आई थिंक देर आर गुड नंबर ऑफ कंपनीज दैट आई कैन टॉक अबाउट. So if you see something like solar stocks, it was very evident कि a lot of those solar stocks had done a lot of capex. So whether you see Waaree, whether you see Premier, whether you see any of the other solar companies today, वो अपने बहुत क्लियरली अपने
प्रेजेंटेशंस में बताते हैं कि हमारी 3 गीगावाट की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 7 गीगावाट की हो गई है। नेक्स्ट क्वार्टर से ऑपरेशनल है, हमें यूएस से ऑलरेडी ऑर्डर्स इस वैल्यू के सिक्योर हो गए। तो बेसिकली यू कैन सी दैट दैट कंपनी हैज़ गॉट न्यू कैपेसिटी ऑन ट्रैक, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज़ डिमांड फॉर द न्यू कैपेसिटी। ओके? सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड फॉर द फर्स्ट एग्जांपल। अगर अब मैं सेकंड केस में देखूँ तो so second, if you see a company like Nykaa today, Nykaa basically was only focused on first retailing other people's products. So it was only a merchandiser and focusing more on gross merchant value. Okay. अब Nykaa ने अपने खुद के भी products launch कर दिए. So what happens is that 20% of personal care and beauty revenue in Nykaa today is from their own brands. 10% of revenue in fashion is from Nykaa's brands. Now these are new products. Now just because they're same products of same quality and same configuration as some of the brands out there are available at a cheaper price, many people are now psychologically buying it from Nykaa because they see this kind of a shampoo, this kind of properties of the shampoo or description, similar product on Nykaa. So why not buy it at a cheaper price, and Nykaa being a trusted brand. But since Nykaa के खुद के products हैं, तो Nykaa एकदम से revenue इस पे अपना खुद का एज़ एन एफएमसीजी ब्रांड एक्सपैंड करवा रही है, नंबर 1। नंबर 2, उसके मार्जिन्स इससे एक्सपैंड हो रहे हैं। क्योंकि दूसरे में तो उसको ग्रॉस मर्चेंडाइज़ वैल्यू का एक कट ही मिल रहा है। बट इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके सेलिंग कॉस्ट में देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस व्हिच कैन इवन बी अप टू 3 to 4 टाइम्स ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। So I think this is a good example for that. Okay. Now third thing I talked about is companies that are looking at new geographies. Okay. So I think like one of the very good examples for this is auto ancillary. So if you ever look at a company like uh, Mothers and Sumi, for example, only a certain part of their revenue was originally from India. Okay, and major parts of the revenue now come from abroad. Even to the fact that the company said that no more than 10% of revenue would ever come from a single geography. Okay, means that company is being able to expand abroad at a very fast pace. Okay, now for viewers, I think there is one company that you can look at, which is Tata Motors Commercial Vehicles. Tata Motors Commercial Vehicles has recently acquired a company in Spain which had a commercial vehicle revenue which was 3 times the commercial vehicle revenue of Tata Motors. Now, after the demerging of Tata Motors passenger and commercial vehicles, when commercial vehicles is getting listed now, the revenue compared to previous of the demerger will almost be 4x. Now, because now the company has certain kind of revenue and certain kind of operating leverage should kick in over time, there could be a decent amount of re-rating that could take place in the stock. But it's a prime example of a company that was able to go abroad, acquire new markets, or be able to grow their business. Okay. Now, if I come to government rules and regulations, like I said before, is the case with a lot of manufacturing. I think defense is a prime example. A lot of shipbuilding that took place abroad is now taking place in India. A lot of aircraft manufacturing, so companies such as HAL, BEL, Mascardog, GRSE have been examples of companies that have got positively impacted by government intervention. And lastly, like I said, for fundamental macroeconomic changes in the industry, I think metals is one of the easiest sectors to look at. I think another sector that people might find interesting is chemicals, because demand for chemicals is purely based on like global supply chains and global demand for certain chemicals. Now, when China decides to cut back on production of certain chemicals, automatically the share of supply of those chemicals from India increases. Okay. Second, whenever there is a global destocking that takes place of chemicals, there is always a new era of supply that takes place. So again, this is an industry that's really based on foreign economic macroeconomic factors affecting the industry. अभी बहुत लोग जो ये देख रहे हैं, उनको एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ये आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है, तो आईपीओ में पैसा नहीं बनता है. बट फ्रॉम व्हाट आई नो अबाउट यू इज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक्स इवन आफ्टर द आईपीओ, इवन आफ्टर द स्टॉक इज लिस्टेड. सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट, एंड कैसे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे कंपनी जो आईपीओ के बाद भी जिसमें पैसा बन सकता है? I believe a lot in a thing that is known as post IPO investing and not pre IPO. And अगर आप मेरे पहले के भी एग्जांपल्स देखेंगे तो आई हैव जनरली इन्वेस्टेड इन कंपनीज जो आईपीओ होने के थोड़े से बाद में. ओके, सो
अब जैसे मैंने बेस्ट फिलॉसफी की बात करी, ठीक है? बेस्ट में मैंने बोला कि अर्निंग्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? अब अर्निंग्स करने के लिए कंपनी को जो भी चीज़ करनी है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। नई फैक्ट्री बनानी है तो पैसे चाहिए। आपको नया मार्केट में एक्सपैंड करना है, यू नीड मनी। You want to become a larger player, you want to have some cost advantages somewhere, you know, you need to have money to be able to do that as well. ठीक है? Whenever funds from IPO come into a company, generally one earning momentum takes place through interest cost reduction. ठीक है? Second, whenever money comes into a company, company is able to invest in new capex. I think post IPO का I think there are some examples that I can give and जो recent हैं and these are companies that have easy businesses that are easy to understand. एंड अगर कोई भी व्यूअर आज वो कंपनी को जाके देखेगा सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई एम शेयरिंग आउट। ठीक है? नाउ अ रीसेंट एग्जांपल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड इंडोफार्म इक्विपमेंट्स। ठीक है? इंडोफार्म लाइक द नेम सजेस्ट पहले तो फार्मिंग इक्विपमेंट बनाता है जिसमें हार्वेस्टर्स रहते हैं, ट्रैक्टर्स रहते हैं। और सेकंड क्रेन्स बनाता है। उनका अराउंड 50% रेवेन्यू फार्म इक्विपमेंट से आता है, 50% रेवेन्यू क्रेन से आता है। आज की डेट में जो ट्रैक्टर की कैपेसिटी है वो सिर्फ 30% यूटिलाइज्ड है। क्रेन्स की कैपेसिटी 100% यूटिलाइज्ड है। IPO में they raised decent amount of funds. Now using the funds, in a period of around 1.5 year, they have been able to set up a factory which will increase their crane capacity to 4x. Okay, so number one. Number two, the tractor capacity was only being utilized at 30% because they were not able to provide finance to farmers with their tractors. So they had an NBFC, but the NBFC hardly had any funding. Now with the IPO money coming in, they can improve the funding for the NBFC and give loans to farmers, which incentivize them to buy the tractors. Number three, they only had 135 distributors within the country for tractors, and they had about 20 stockists for cranes. Now with the IPO funds, of course, it takes money to do any marketing. They would be able to market, and they expect to increase the number of distributors to 600 within the next 2 to 3 years. Okay. Now, if I look at point 2 or 3, they basically indicate that tractor utilization, which is at 30-35% today, would be able to go up to something like 60 or 70% as the management has guided over the next couple of years, and 100% over the next 3 to 4 years. Okay. Now, fourth, they have been able to use the money to do a joint venture with a Chinese company that is a world leader in tower cranes. So basically, if there are buildings of 30, 40, 50 floors or above, there is a specific kind of cranes that are required. There are only a couple of manufacturers in the country. Okay. Now, when you look at all of these factors together, you see very simple. ठीक है? IPO से जो पैसा आया वो पैसे को इस्तेमाल करके कंपनी नंबर 1 नई फैक्ट्री खोल पाई, जिससे उसका 50% बिजनेस जो क्रेन्स का था नाउ हैज 4x कैपेसिटी। मींस रेवेन्यू सिर्फ इससे यहाँ से 150% नया रेवेन्यू इससे ऐड हो सकता है। ठीक है? ट्रैक्टर कैपेसिटी आज जो 30% पे थी, अगर वो 70, 80 या 90% पे जाए, मींस 150% नया रेवेन्यू इससे ऐड हो सकता है। मतलब 300% तो कंपनी में रेवेन्यू ऐड हो सकता है। ठीक है? अब उनने ये नया जॉइंट वेंचर भी कर लिया चाइनीज़ कंपनी के साथ, जो वो बोल रहे हैं कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है? Again, this would be a kicker. And now because if it is one of the 2 or 3 companies in the country that is doing this, okay, means that they would be able to improve the top line somehow. Now just because कंपनी ने IPO करा और IPO में फंड्स मिले, तो वो कंपनी अपने रेवेन्यू पोटेंशियल को ऑलमोस्ट 5 गुना कर पाई। ओके? नाउ अगर IPO में फंडिंग नहीं होती, तो शायद वो कंपनी ऐसा नहीं कर पाती। ठीक है? Yeah. So now, if anyone listens to the management, if anyone reads the balance sheet, if anyone sees the presentation, they will see that a lot of these factors are coming true. तो आज ही कंपनी का रिजल्ट आया एंड रेवेन्यू ग्रोथ वाज अमंग द फास्टेस्ट इट्स बीन इन मेनी इयर्स। तो आप देखेंगे तो आखिरी 3 साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट था। फर्स्ट टाइम ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ हुई रेवेन्यू में। प्रॉफिट वेंट अप बाय अराउंड 45-50% ईयर ऑन ईयर। ओके। सेकंड, मार्जिन एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि जब आज कोई कैपेसिटी 30% यूटिलाइज्ड है और वो कैपेसिटी 100% यूटिलाइज हो जाए, तो ऑफ कोर्स फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम एंड इट्स जस्ट मोर वेरिएबल कॉस्ट टू मेक द specific equipment. Okay. Third, company's valuation could improve because
as it gets into more engineering related businesses, the premium that the company receives could be much higher than just being a tractor manufacturer and having a very small, less than 1% market share in tractors today. So this is just one example of a company that has been able to, utilize IPO funds, and using IPO funds has been to grow their business. And generally, what happens after an IPO, uh, people who are there for the listing gains generally get out. If there are gains, if there are no gains, then they get frustrated and they may get out. Many investors who were pre-IPO investors may also choose to get out. Okay, but and you see, in many cases there may be a fall in the price after the IPO. Okay, after that, once all these operating leverages start kicking in a business, the earnings of the business start to improve. And I think that is where somebody could look to invest. One of the great reasons to invest in a company post IPO is that IPO के बाद कभी प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई है. आज एक कंपनी है HUL या फिर कोटक या फिर आप कोई भी ऐसे लार्ज कैप कंपनी का नाम सोचेंगे, तो दिस इज कवर्ड बाय इनफ नंबर ऑफ ब्रोकरेजेस. तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइस डिस्कवरी हैज टेकन प्लेस. बट नया IPO जनरली पोस्ट IPO इज नॉट कवर्ड बाय दैट मेनी brokerages. Not too many people have it in their radar post the euphoria during the IPO. So the issue has still not been priced to perfection. So something that maybe at 20p may actually also work to 50p, because that could be like an industry standard for that particular company. Do you also have a rule where you do this, a staged buy rule, where let's say अगर आपने 50% पहले एक स्टॉक में डाला, वो अगर 5% अप हो गया, then you will put the remaining 50%. You never average down. Is that true? या सो हमने लाइफ में आज तक कभी एवरेज डाउन नहीं करा है, सिर्फ एवरेज अप करते हैं. कंपटीशन में 50-50 रूल यूज करा था. ऑफ कोर्स फंड में द क्वांटिटीज आर मच लार्जर, सो वी माइट एवरेज अप एट डिफरेंट लेवल्स. क्यों एवरेज डाउन क्यों नहीं करते हो, एंड एवरेज अप हमेशा क्यों वर्क करता है? क्योंकि अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताऊं, एंड गोइंग बैक टू व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर, in a bear market 80% companies go down 20% and 20% companies go down 80%. Okay, I may choose a company that I think is good. ठीक है, but it is only good if the market thinks it is good. ठीक है, मेरे कहने पे कि XYZ company is very good, the company has no reason to go up. Okay, now there are people who are much more intelligent, who have much more money than me, who are buying or selling the company for the company to go up or company to go down. ठीक है, whenever a company is continuously moving down, it means that somewhere some informed person who may better understand things than I do about the company is the one who's selling. Okay, uh, or someone, or certain negative news may come out in the future which I may not be aware of, or I may not be able to anticipate. Okay, whereas when a company is moving up, generally it means that people who have much more money or more informed than me are the ones who are buying. Means that somewhere the thesis that I formed about a certain stock is proving out to be correct. Okay, that is why I would always want to level up myself on those people who understand better than me and who have more money than I do, rather than trying to force myself against them. And that is why it is always better for me to average up than average down. And also, to be honest, while we can say that a company has value, no one really knows where the bottom is. So, a company that is at good at 100 may look cheap at 90, may look even cheaper at 80, but then may become a fusion and go down 75%. How do we know that it could not? So, I think the important thing is that you have to stick with your winners and cut the losers. Okay, because a loser may take your money to zero, but a winner has the potential to take your money to 10x from your. Yeah, right. What is the single biggest day gain or loss you've had, and how did you deal with it? So, uh, I have managed a portfolio that was not only the competition, but I have other portfolios internally as well that I managed. Uh, I would not like to quantify what was the largest bad day, Okay. but it was very bad. Okay. Okay. Uh, but I think what helped was that
My parents told me that it's fine, everything will be fine. तो चलो आप अमाउंट मत बताओ बट परसेंटेज बता दो क्या हुआ था So वो दिन? percentage 6%. अच्छा 6% डाला ओके So I think there was a slight phase somewhere 2024 में मार्च के आसपास. तो तब एक दिन मार्केट 6%, 3%, 3% went down about 10% in 3 days. ओह माय गॉड 8-9% small cap index. और सिंगल बिगेस्ट डे गेन I think it's been about 4.5%. वाओ थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस तन्मय बहुत मजा आया आपसे बात करके learned a lot apart from investing as well about life lessons principles I must say that you are extremely humble very modest very kind and it just shows how humility is very important even after you achieve whatever you have achieved in life but wish you the best going forward for your fund as well and you have had an amazing start in your career I'm sure it is going to just start and rise from here so thank you so much for doing this बहुत मजा आया आपसे बात करके wish you the best Thank you, Kushal. Thank you. It was my pleasure as well. And मैं ऑडियंस को बस ये बोलूँगा कि मैं कुशल भैया से भी छोटा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत या नॉनसेंसिकल चीज़ें बोल दिया। नॉट एट ऑल इतने कम उम्र में आप इतना ज़्यादा अचीव किए हुए एंड आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है बहुत सीखने मिला आई एम गोइंग टू रीड ऑल द बुक्स दैट यू हैव मेंशन्ड एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम योर जर्नी थैंक यू सो मच वंस अगेन यू हैव इंस्पायर्ड मी लीप्स एंड बाउंड्स टुडे एंड आई एम श्योर सब लोग जो देख रहे हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है थैंक यू Thank you, Kushal. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कॉन्टेंट